Hello students, hope all of you are fit and fine at your home. Stay home, be safe. Our previous topic was significance of de Broglie wavelengths in daily lives. Today's topic was Heisenberg uncertainty principle. So let's start our today's topic, Heisenberg's uncertainty principle या Heisenberg's principle. तो बेटा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो बोर का मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था काफ़ी चीज़ों को, तो दो चीज़ें हमने रिलेट की थी न्यू मॉडल बनाने के लिए। तो पहली थी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, दूसरा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ उनकी सिग्निफिकेंस डेली लाइफ में वो सारी स्टडी कर ली हैं, और आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्टार्ट विद एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से शुरू करते हैं बेटा। जैसे आप डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई गाड़ी जा रही है, आपको अगर उसकी स्पीड बता दी जाए कि ये गाड़ी 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, या कोई मोटरसाइकिल है आप उसको चला रहे हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, या आप दौड़ लगा रहे हैं 5 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से या पर आवर की स्पीड से, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बता दिया जाए कि वो इस पॉइंट से शुरू होने वाला है यहाँ से और उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, आप सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि वो 1 घंटे के बाद उसकी पोजीशन क्या रहेगी, वो कहाँ मिलेगा आपको। कोई गाड़ी जो जा रही है वो एज्यूम करते हैं हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो आप 1 घंटे के बाद बता सकते हैं कि वो 60 किलोमीटर आगे इस पोजीशन पे हमें मिलने वाली है। लेकिन जो ये सभी जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ये मैक्रोस्कोपिक हैं, मैक्रोस्कोपिक यानी बड़े स्केल की, जिनका मास ज़्यादा है, जिनका वेट जो है वो ज़्यादा है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो ये पोजीशन बताना, जो वेलोसिटी बताना, ये जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्बिट जो ऑब्जेक्ट्स हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, हम सर्टेनिटी के साथ ये नहीं बता सकते कि वो उनकी पोजीशन और उनकी वेलोसिटी क्या रहेगी कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका प्रोडक्ट किसके साथ, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये या तो बराबर रहेगा या ज़्यादा रहेगा h/4 पाई से। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज मोर देन और इक्वल टू h/4 पाई। वी नो दैट मोमेंटम क्या होता है बेटा, p इज इक्वल टू mv, डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। यहाँ से हम p की वैल्यू रख सकते हैं डेल्टा x डॉट m डेल्टा v मोर देन इक्वल टू h/4 पाई। लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन होते हैं बेटा हमारे, उनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा x डॉट m डेल्टा v टूडेज इज इक्वल टू लिखते हैं, टूडेज साइंस इज इक्वल टू 4 पाई डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h/4 पाई m। तो अनसर्टेनिटी इन डेल्टा x यानी पोजीशन में अनसर्टेनिटी, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, अगर इनका दोनों का प्रोडक्ट किया जाए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या तो वो बराबर रहेगा h/4 पाई के या उससे ज़्यादा होगा। इसको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं बेटा। ये सिर्फ आप ध्यान देना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही लागू होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लागू तो दोनों के ऊपर होगा, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या रहेगा इसका, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही हमें इसका सिग्निफिकेंस दिखाई देगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टूड ऑल दिस सिनेरियो। ये सारा का सारा क्या मैटर है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को सारा के सारा हम समझते हैं। तो हम निकालते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी देखते हैं बेटा, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या रहेगी, कैसे क्या होगा। तो क्या कहना, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड the principle।
ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अकॉर्डिंग टू बोर ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो इसकी पोजीशन को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू इसकी पोजीशन को हम देख सकते हैं। ये एक माइक्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने की कोशिश करें बेटा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक फोटोन इसके ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे ताकि उसका जो पोजीशन है वो इल्यूमिनेट हो सके, वो चमकती हुए हमें दिखाई दे सके कि वो कहाँ है इलेक्ट्रॉन। फोटोन टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, ये इसका स्ट्राइकिंग से पहले का पाथ था रिवॉल्व करने का। फोटोन टकराते ही ये क्या चला जाएगा भाई, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो ऑप्टिक्स का हमारा रूल है बेटा, ऑप्टिक्स जो फिजिक्स की एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम किसी चीज़ की परफेक्ट पोजीशन देखना चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो हमें एक शॉर्ट वेवलेंथ के फोटोन यूज करने पड़ेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी और वेवलेंथ, एनर्जी एंड वेवलेंथ, दीज टू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। अगर वेवलेंथ हमारी छोटी रहेगी तो एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, अगर हमारी वेवलेंथ बड़ी होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक फोटोन का स्ट्राइक करवाना पड़ेगा ताकि इसकी पोजीशन एग्जैक्ट लोकेशन हम देख सकें। अगर डेल्टा एक्स इसकी पोजीशन को देखना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एक फोटोन को स्ट्राइक करवाना पड़ेगा। अब फोटोन अगर हम लंबी ऑप्टिक्स का जो रूल है, अगर हम वेवलेंथ छोटी रखते हैं तो उसकी हमें एक्यूरेसी के साथ क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी बेटा। एक्यूरेसी के साथ क्या मिल जाएगी, पोजीशन हमारी एक्यूरेट तभी रहेगी जब वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ शुड बी स्मॉलर। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी तो हमारी जो एनर्जी है वो कम रहेगी, हम पोजीशन को अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो वेवलेंथ जितनी छोटी होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या रहेगी, एनर्जी रहेगी। अब एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर हायर एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो फोटोन है ये अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देगा। इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, इसकी हम वेलोसिटी को नहीं सर्टेनिटी से नहीं बता सकते कि वेलोसिटी कितनी स्पीड अप हो गई है। अगर हम वेवलेंथ छोटी लेते हैं तो हम पोजीशन को एक्यूरेटली नहीं बता पाएंगे। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली बताना पड़ेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा बेटा, वेवलेंथ छोटी लेनी पड़ेगी। छोटी वेवलेंथ लेंगे तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या नहीं कर सकते, इसकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली नहीं बता सकते। हेजनबर्ग ने क्या बताया था, साइंटिस्ट ने यही बताया था कि डेल्टा एक्स या तो आप पोजीशन को एक्यूरेटली बता सकते हैं या डेल्टा पी या उसके मोमेंटम को एक्यूरेटली बता सकते हैं। दोनों को आप एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की। उनकी जो अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट रहेगा, यानी कितनी अनसर्टेन है हम या तो पोजीशन के बारे में या मोमेंटम के बारे में, वो इज इक्वल टू होगा 4h/4 पाई। ठीक है, इस एग्जाम्पल से भी हमने यही समझा कि अगर हम फोटोन जो लॉन्गर वेवलेंथ का लेके अगर हम स्ट्राइक करवाते हैं तो हम उसकी पोजीशन को नहीं देख पाएंगे एक्यूरेटली कि वो कहाँ है। अगर हम छोटी वेवलेंथ का फोटोन वहाँ स्ट्राइक करवाते हैं तो उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हम उसकी वेलोसिटी को नहीं माप पाएंगे कि वो कहाँ चला गया है। ठीक बेटा, इस तरीके से क्या रहेगा कि या तो हम किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लें या किसी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ही एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लें। तो कुछ से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा वो है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई या डेल्टा एक्स डॉट m
डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई एम। हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका जो वेट है बेटा, जो मास है वो है 1 मिलीग्राम। इसको आप किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें तो 10⁻⁻6 kg। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी और जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है 1 मिलीग्राम का है तो कितनी रहेगी? ये h होता है बेटा फ्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 या 3.184। m इज इक्वल टू 10⁻⁻6 kg। तो यहाँ से इसको काट देंगे आप, तो टोटल आएगा हमारे पास वो आएगा 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास 1 मिलीग्राम का है तो अनसर्टेनिटी जो है उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में 10⁻⁻28 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ही कम वैल्यू है। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 मिलीग्राम का भी है तो उसकी जो पोजीशन और जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम रहेगी। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ये तो होगा नहीं कि भाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो 1 मिलीग्राम से कम वजन के ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा वजन के हमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिलते रहेंगे। अब जितना ज़्यादा हमारा वेट बढ़ता चला जाएगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या रहेगा, उतनी ही कम हमारी अनसर्टेनिटी होती चली जाएगी। देखें डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, तो जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ही अनसर्टेनिटी हमारी कम हो जाएगी। तो तभी तो हम सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं कि कोई कार जो है या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि उसका मास जो है वो ज़्यादा होता है। अब अनसर्टेनिटी का एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। घर में कोई चूहा मान लिया भाग रहा है और आप क्या करें, टॉर्च जला के उसके ऊपर देखें, आप उसकी पोजीशन को देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही आप टॉर्च की लाइट उसके ऊपर डालेंगे वो जो चूहा है वो टॉर्च की लाइट की वजह से दीवार के साथ टकरा जाए या उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, उसकी भागने की अचानक से वो अल्टी पल्टी मारने लग जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जो पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी है मास ज़्यादा होने की वजह से वो नहीं आ पाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम होता है, जैसे ही उससे फोटोन स्ट्राइक होगा या तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी या उसका बेटा वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम सर्टेनिटी के साथ एक ही टाइम पे ये नहीं बता सकते कि ये उसकी पोजीशन है और ये उसकी वेलोसिटी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर आप इसको यहाँ इस फॉर्मूले में रख के देखेंगे, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी फ्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 इंटू 22/7 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। आप kg से kg को काट दें, जब आप पूरे इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आप इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करके देखें, ये वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन की टर्म में बहुत ज़्यादा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स और जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनकी पोजीशन को और इनकी वेलोसिटी को एक ही टाइम पे एक्यूरेटली मापना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें बताता है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रिंसिपल के? इसके पहला जो सिग्निफिकेंस है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं होता। देखो हमने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े हैं अब तक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हमने क्या पढ़ा है, सभी के सभी मॉडल्स में ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में या जो न्यूक्लियस है उससे बाहर ही मिलता है, हमें न्यूक्लियस के अंदर कभी भी नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता, उसके पीछे रीज़न क्या है? तो जो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है बेटा वाई, आप जो टॉपिक है वो है वाई, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इस टॉपिक को कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो 10⁻⁻15 मीटर।
न्यूक्लियस का जो डायामीटर है वो है 10⁻⁻15 मीटर। यानी इलेक्ट्रॉन अगर एग्जिस्ट करेगा न्यूक्लियस के अंदर तो उसको इतनी ही जगह के अंदर रहना होगा, तभी वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी, इस पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी रह सकती है, यानी इतनी ही जगह के अंदर तो अनसर्टेनिटी दिखा सकता है, या तो बिल्कुल नज़दीक हो सेंटर के या थोड़ा सा दूर हो सेंटर से। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर। तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4πm। आप वैल्यूज रखें, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा वी निकल जाएगा इससे h, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 4πm डॉट डेल्टा एक्स। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 4 इंटू 3.184। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। डेल्टा एक्स 10⁻⁻15 मीटर। जो हमारी स्पीड आएगी वो आएगी 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा बेटा। ये जो स्पीड आई है ये क्या है, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा तो उसको जो रिवॉल्व करना है वो मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से उसको उस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाना पड़ेगा। न्यूक्लियस में एग्जिस्ट रहने के लिए इतनी तेज़ी से घूमना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करता न्यूक्लियस के अंदर। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा, जो बोर के मॉडल में हमने बताया था, बोर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। अगर वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो हम उनकी पोजीशन बता सकते हैं कि वो, अगर उनकी वेलोसिटी को माप लिया जाए किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ये बता सकते हैं कुछ टाइम के बाद उनकी पोजीशन क्या रहेगी, वो कहाँ मिलेंगे। लेकिन अभी जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने स्टडी किया है, ये बता रहा था कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी यानी उनकी पोजीशन की सर्टेनिटी और उनके मोमेंट की सर्टेनिटी नहीं है हमारे पास। हम किसी एक ही चीज़ को एक्यूरेटली बता सकते हैं, दूसरी चीज़ अनएक्यूरेट हो जाएगी, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखने के लिए जो फोटोन्स यूज किए जाते हैं या तो उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे या उनकी वेलोसिटी को चेंज कर देंगे। इसलिए जो नया जो पोस्टुलेट आएगा वो ये आएगा कि हम प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाए, लेकिन एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक 3 डायमेंशनल वे में मूव कर रहा है। वो कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम हो फाइंड होने की। वो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स जो नया जो हमारी थ्योरी आएगी मॉडल को समझने के लिए, उसके लिए नींव के पत्थर का काम करेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेट्स होप ऑल ऑफ यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, आई विल सॉल्व इट ऑन जूम ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू बेटा।